जय हिंद साथियों, मैं पारस सर आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आज मैं पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लेकर आया हूं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, बाबा आमटे किस पर्यावरण आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन है चिपको आंदोलन, एपीको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर ग्रीन बेल्ट आंदोलन। तो देखिए साथियों, चाहे आपसे बाबा आमटे पूछा जाए या फिर आपसे पूछा जाए मेधा पाटेकर, ये दोनों भैया नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी के साथ। इसके साथ साथ ध्यान रखना, जो चिपको आंदोलन है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। और जो एपीको आंदोलन है इसके थे पांडुरंग हेगड़े। तो ये आपको सभी पॉइंट पता होना चाहिए, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, कपास, गन्ना, जूट या फिर गेहूं। तो देखिए साथियों, कपास, गन्ना और जूट ये तीनों क्या है? नगदी फसल है। लेकिन जो गेहूं है भैया यह एक रबी की फसल है, ठीक है। गेहूं क्या है? एक रबी की फसल है। अर्थात यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कहा गया है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा? वे अधिक प्राचुरता से पैदा होंगे, मैंग्रोव वनों के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, कार्बन सिक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, या फिर ए और सी दोनों। तो भैया हम सभी जानते हैं जो मैंग्रोव वन है, जिन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है, ये भैया क्या है? हमारे जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर आपको मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि ग्लोबल वार्मिंग होगी या वैश्विक तापन होगा तो इससे क्या है भैया, जो मैंग्रोव वन तटों की रक्षा करते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। तो जो मैंग्रोव वनों का क्षेत्र है भैया वो जलमग्न हो जाएगा। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ है जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी बीच में हो, चंद्रमा बीच में हो, सूर्य बीच में हो, या फिर सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। तो देखिए भैया, जो सूर्य ग्रहण है भैया जब होता है, जब क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ है जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग एक फैक्ट हमेशा ध्यान रखना, जो चंद्र ग्रहण होता है भैया ये हमेशा पूर्णिमा को होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और सूर्य ग्रहण भैया हमेशा अमावस्या को होता है। सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं और क्लास कैसी लग रही है वो आप हमें प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? बताना है भारत का कौन सा राज्य में वैली ऑफ फ्लावर्स है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, केरल या फिर हिमाचल प्रदेश। भैया यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स है, जिसे हिंदी में भैया क्या कहा जाएगा मेरे भैया? फूलों की घाटी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर है फूलों की घाटी भैया? उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी कहां पर है, तो भैया शांत घाटी के बारे में जब बात की जाएगी तो वहां पर नाम आएगा केरल का, ठीक है। क्लियर हुआ ना इतना? चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। एक ऊंट रेगिस्तान में बहुत आसानी से चल सकता है क्योंकि
देखिए हम सभी जानते हैं जो ऊंट है भैया रेगिस्तान में बहुत आसानी से चल सकता है, ठीक है, इसलिए ऊंट को क्या है, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो बताना है वह क्यों चल सकता है। तो मेरे भैया इसलिए चल सकता है कि जो उसके पैरों में पंजा होता है ना, उसके अनुकूलन की वजह से, क्योंकि इसका जो पंजा होता है वो चपटा होता है और क्षेत्र क्या है, बहुत चौड़ा होता है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ है जाएगा। क्लियर हुआ ना सभी को। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 बार आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है पारस फ्री एजुकेशन 2.0, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, वहां पर भी आपको बहुत सारी क्लासेस मिलती रहती हैं। निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं, सिंगाड़ा, हाइड्रा, जलकुंभी या फिर नागफनी। तो भैया जो जलकुंभी है इस सरोवर या झील में बहुत तेजी से वृद्धि करता है, बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि क्या होता है जब परत बना लेता है पूरी, ठीक है, जिससे क्या है वो प्रदूषित हो जाता है और जो उसमें रहने वाले जीव होते हैं उनको भी क्या है बहुत प्रकार की समस्याएं होती हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है, गौरैया, कोयल, साइबेरियन सारस या फिर गुंजन पक्षी। तो देखिए पीछे की ओर उड़ने वाले पक्षी की यहां पर बात की गई है, तो भैया ऐसा पक्षी कौन सा है मेरे भैया, वो है गुंजन पक्षी। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। गुंजन पक्षी जिसे भैया हमिंग बर्ड कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है गुंजन पक्षी की जगह आपको लिखा मिले हमिंग बर्ड, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर असम। तो देखिए यहां से साथियों पहला प्रश्न आपसे बनेगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहां पर है, तो भैया आपको बताना है कहां पर है, भारत में है। नाम क्या है उसका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो नाम ध्यान रखना माजुली। क्या नाम है उसका, माजुली। कौन सी नदी पर बना है भैया, तो माजुली नदी द्वीप भैया ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है और ये कहां है, असम में। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा और ये चारों फैक्ट जो बताए हुए हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि आप स्वयं सोच सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसलिए यह इंपोर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में बार बार ये ट्रेंड करता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जिसे कहा जाता है EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बता भैया जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है EPA, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, छाता विधान, छड़ी मुबारक, इको सुरक्षा नियम या फिर पर्यावरण विधान। तो भैया इसको जाना जाता है छाता विधान के नाम से। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ है चला जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यधिक जहरीली गैस है क्योंकि, बताना जो कार्बन मोनोऑक्साइड भैया CO ये अत्यधिक जहरीली गैस क्यों है, यह त्वचा को जला देती है, यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम कर देती है, शरीर में यह जल के साथ संयुक्त हो जाती है, यह रक्त के रंग को बदल देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यधिक जहरीली गैस है क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम कर देती है। तो भैया ये इसलिए जहरीली गैस है क्योंकि जो हमारे शरीर में रक्त होता है जो कि ऑक्सीजन ले जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। यहां पर जो करेक्ट आंसर हमारा वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। इसलिए कभी कभी क्या है ये इतनी हानिकारक होती है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। यदि आप बंद कमरे में अंगीठी का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या है जो धुआं निकलेगा उसमें क्या रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो धीरे धीरे क्या है वो आपके रक्त के साथ है घुल जाती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड भैया बहुत ही बेकार गैस है, ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए प्रश्न के क्रमांक 12 पर आते हैं। कहा गया है भारी वर्षा के बाद भी वनों में जल नहीं बहता, कारण बताइए। भूमि में कीचड़ हो सकता है, वनों में जल का वाष्पन तीव्र होता है, पशु से तुरंत पी लेते हैं, या फिर वर्षा का जल वृक्षों से टपकता है और भूमि में रिसता है। तो मेरे भैया यदि बहुत तेज बारिश हो भी जाए तो भी जो बड़े बड़े जंगल हैं जहां पर वन है तो वहां पर क्या है, जो पानी है भैया वो नहीं बहता। क्यों नहीं बहता, क्या होता भैया, समझो इस बात को। जब पानी गिरेगा वृक्षों के ऊपर तो क्या है, पानी धीरे धीरे क्या है नीचे आएगा, तो क्या जो पानी गति होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से क्या है, जो जमीन है वह है अंदर उसके रिसता जाता है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। वर्षा का जल वृक्षों से टपकता है और आप सभी जानते हैं वनों की वजह से क्या उसमें गति बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वह भूमि में रिसता है। ओके, चलिए प्रश्न के क्रमांक 13 पर आते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण के अनुकूल है? पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन या फिर सौर सेल। तो भैया पर्यावरण के अनुकूल इसमें से कौन है भैया, सौर सेल। क्योंकि हम सभी जानते हैं सौर सेल में वास्तव में हो क्या रहा है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। अर्थात इसमें क्या है, जो पर्यावरण प्रदूषण भैया वो तो फैल नहीं रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं सौर सेल में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं हो रही है। अर्थात ये पर्यावरण के सबसे अनुकूल है। ठीक है, चलिए प्रश्न के क्रमांक 14 पर आते हैं। यहां पर क्या कहा गया है, मृत पौधों पर सूक्ष्म जीव कार्य करके क्या उत्पादित करते हैं? ह्यूमस, मृदा, कूड़ा कचरा या फिर लकड़ी। देखिए साथियों, जो मृत पौधे होते हैं, जो अवशेष होते हैं ना पौधों के, मृत पौधों के, उन पर जो सूक्ष्म जीव हैं वो कार्य करते हैं और क्या करते हैं भैया, ह्यूमस को उत्पादित करते हैं। करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ है, चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो भैया लाइक नहीं किया है तो मेरे भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो। और चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको ऐसे वीडियो डेली मिलते रहते हैं। ठीक है, डंफा वन्यजीव अभयारण्य कहां स्थित है? मिजोरम, नागालैंड, असम या फिर सिक्किम। तो भैया डंफा कहां पर है भैया, मिजोरम में। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ है जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए काजीरंगा कहां पर भैया, तो भैया काजीरंगा असम में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। भैया क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।